जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में लगभग 1 से लेकर 2 तक के ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाता है, जहां पे आपसे मान सारणी पूछा जाता है त्रिकोणमिति के दिए गए निष्पत्तियां का। तो आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि साइन और कॉस को बराबर रखने के लिए थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे। तो दोस्तों, थीटा का मान यदि हम 45 डिग्री रख दें तो साइन और कॉस का मान समान हो जाएगा, क्योंकि साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो वहीं पे कॉस में भी 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 2 कहता है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो इसकी परिधि क्या होगी। आप सभी को मालूम हुआ कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। तो यहाँ पे तो r का मान दिया नहीं गया है, यहाँ पे दिया गया व्यास अर्थात d का मान। तो सबसे पहले हम r ज्ञात करेंगे। r ज्ञात करने का आसान फार्मूला d/2 होता है और d का मान दोस्तों 14 है, तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, बटा 2 कर देंगे, इसे कटा देंगे तो 7 दूनी 14, ये 7 मरतबे कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 2 गुने पाई का मान यहाँ पे लिखेंगे 22/7। उसके बाद में हमें चाहिए r का मान, तो r का मान हमने 7 ज्ञात किया है। अब 7 से 7 यदि कटा देंगे तो 2 गुने 22 बचेगा, और दोस्तों 22 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, तो 22 दूनी 44 होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 44 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 3 कहता है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दूरी ज्ञात करने का एक आसान फार्मूला आता है, वह होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए, x2 का मान -1 है तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद में होता है -x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस और माइनस मिलकर ये 5 का होल स्क्वायर हमें करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 का इस तरीके से होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, y1 का मान 7 है तो 7 लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि -1 का +5 मिलकर ये 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 4 जुगा 16 होता है। उसी प्रकार से 3 में से 7 घटाइएगा तो 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। 16 में 16 को ऐड किया जाएगा तो 32 जाएगा। इसके बाद में हमें 32 का गुणनखंड करना होगा। कैसे करेंगे, तो 4 जुगा 16, 16 दूनी होता है 32, तो डबल 4 का 1 4 हो जाएगा। और रूट से यहाँ पे रूट में केवल 2 बचेगा, क्योंकि रूट से डबल संख्या को मिलाकर एक संख्या को निकाल लेते हैं। तो 4√2 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण बराबर bx² + ax + c बराबर 0 के मूल समान है, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण में मूल समान होने के लिए d का जो मान है वो 0 के मान के बराबर होना चाहिए। और d का एक फार्मूला आता है, वह होता है b² - 4ac। तो हम इसी फार्मूला के सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फार्मूला कहता है b² - 4ac, तो b का मान यहाँ पे देखेंगे तो a दिया गया है, तो आपको a² लिखना होगा। -4 गुने a के बदले में यहाँ पे b दिया गया तो b लिखिएगा, c के बदले में c ही दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब a² - 4ac 4bc होगा, जो कि यहाँ पे दिया जा चुका है। उसके बाद में कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का एक आसान फार्मूला √x² + y² होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे तो दो जो दिया गया है वो x का मान है, 3 दिया गया है वो y का मान है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। दोस्तों 9 में 4 को जोड़ देंगे तो 9 4 13 होगा। तो इस प्रकार से बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो √13 हो जाएगी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक
क्या हो जाएगा। दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। तो हम यहाँ पे x1 प्लस x2 बटा 2 लिख देंगे और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे x1 की मान की बात करें तो दोस्तों -2 दे रखा था, तो -2 लिखना है, प्लस x2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, बटा 2 का 2 लिख दीजिए। उसके बाद में क्या होगा कि -2 और +2 मिलकर ये +2 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। इसे कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 1 होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें चाहिए y1 प्लस y2 का मान। तो y1 का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो आपको 3 लिखना होगा। y2 का मान 1 दिया गया है तो 1 लिखिए, बटा 2 कर दीजिए। तो 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 में यदि हम 2 से भाग लगा दें तो 2 मरतबे ये कट जाएगा। तो पहला आंसर हमारा 1 आया है, दूसरा आंसर 2 आ गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक 1, 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका त्रिज्या r और ऊंचाई h है। तो याद रखिएगा, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 2πRh होता है। ठीक है, 2πRh होता है बेलन का कुल पृष्ठ या वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं पे बेलन की आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन πr² h होता है। इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेक में 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि डी अर्थात सारवंतर हो सकता है। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है a2 - a1। तो जब भी हम डी का मान ज्ञात करते हैं किसी भी सूची में, एपी में यदि हमें डी का मान की जरूरत पड़ती है, सारवंतर ज्ञात करते हैं, तो कई बार इसमें प्लस आता है तो माइनस आता है, तो कई स्थितियों में शून्य आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य ये तीनों प्रकार से हो सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 10 कहता है कि डॉट 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 एक अभाज्य संख्या है, खाली स्थान में दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अभाज्य संख्या होगा। तो आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं होता, या आसान शब्दों में कहें तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 से भाग लगती है, ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या होती हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 11 हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जाएगा कि डॉट डॉट एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और p/q एक सभाज्य होते हैं जहाँ पे q ≠ 0 होते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या जो है, पाई हो गया अपरिमेय संख्या, π/2 अपरिमेय संख्या होता है, यानी पाई के साथ कोई भी अन्य संख्या मिल जाता है तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगला सवाल कहता है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो लगातार हमसे सम संख्या पूछा गया है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे लगातार हमें 2 संख्या लेना है जो सम संख्या हो और उसका मौसक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हमारा 2 हो गया और 4 हो गया, इसका एचसीएफ क्या करेंगे तो 2 दूनी 4 कट के हमारा एचसीएफ 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 10, 12 को लेते हैं तो देखिए 10 से कम 10, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे 10 आएगा, 5 दूनी 10, इस ऐसी स्थिति में भी हमारा 2 आया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ अर्थात मौसा ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 ही आएगा। और 2 क्रमागत यहाँ पे अगर 2 प्रकृत संख्या पूछा जाता है या 2 अभाज्य संख्या पूछा जाता है तो वैसे स्थिति में हमेशा 1 आता है। उसके बाद में कहता है कि संख्या 5 + 2√2 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो देखिए √2 एक परिमेय संख्या है और 5 यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो आप सभी को पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए क्वेश्चन 13 का सही जवाब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि किसी एपी का समांतर श्रेणी का nवां पद an+b हो तो सारवंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए a+nb दिया गया है, तो यहीं से आपका ए वाला जो होगा वो सारवंतर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ए होगा। उसके बाद में कहता है कि बिंदु P में दिया गया 6, -5 में भुज का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा,
जब भी आपसे भुज का मान पूछा जाए तो समझ लीजिए कि एक्स वाला पूछा गया है, कोटि का मान पूछा जाएगा तो वाई वाला पूछा गया है। और सबसे पहला मान होता है एक्स का और दूसरा होता है वाई का मान। तो जब भी भुज पूछा जाए तो पहला वाला यानी 6 आंसर हो जाएगा। यदि इसमें कोटि का मान पूछा जाता तो -5 आंसर हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 16 कहता है कि बिंदु 2,3 स्थित है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिनमें से एक बिंदु दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दी गई बिंदु किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है। याद रहे दोनों ही बिंदु यदि प्लस में दिया गया हो तो ये प्रथम पाद में स्थित होता है, दोनों माइनस में हो तो ये आपका तृतीय में होता है, पहले माइनस बाद में प्लस हो तो द्वितीय, पहले प्लस बाद में माइनस हो तो ये आपका चतुर्थ पाद में हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2,3 दोनों के दोनों प्लस में है, इसलिए कहेंगे कि यह बिंदु प्रथम पाद में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 करता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं और कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। फिर से सवाल आ गया है कि 2,3 किस पाद में स्थित है। तो दोनों प्लस में होने के कारण ये प्रथम पाद में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि ए बराबर ए वाई बराबर बी तो समीकरण ए माइनस वाई बराबर 2 और एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 4 के हल हैं तो ए और बी का मान क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करना होगा। ये हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल के प्रकृति क्या होगा। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम डी ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। b का मान यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे और -4 गुने a का मान कुछ भी ना होने के कारण 1 मानेंगे। c का मान यहाँ पे 4 है तो 4 मानेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 4 में से 16 को घटा लेना है तो ये हो जाएगा -12। तो दोस्तों जब भी जो डी का मान है वो माइनस में आ जाता है तो हम कहते हैं कि मूल काल्पनिक है या मूल अवास्तविक है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। इस क्वेश्चन में भी हमसे दूरी का मान पूछा गया है। दूरी ज्ञात करने का तो आसान फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो वहीं पे होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ पे 2 है तो आपको 2 लिखना होगा, x1 का मान 4 है तो 4 लिखना होगा और इसका कर देना होगा स्क्वायर। उसके बाद में प्लस में y2 तो y2 का मान यहाँ पे 3 है, माइनस y1 तो माइनस माइनस मिलकर +1, इसका कर दीजिए स्क्वायर। 2 में से 4 घटेगा तो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 में से 1 को जोड़िएगा तो 3 1 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। आप क्या करना होगा कि 16 और 4 20 होगा। 20 का खंड कैसे करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 बचे 20 करते हैं। दोस्तों डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में बचेगा केवल 5। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु 4 -1 और 2,3 के बीच की दूरी 2√5 सेमी हो जाएगी। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की जो दूरी है वो 0,2 है। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक कितना होता है 5 इकाई होगा, है ना जी। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और किस चीज़ का निर्देशांक ए में दिया गया कि 2,4, बी में 0,6, सी में 4,1 है तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा। याद रखिएगा त्रिभुज में केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने का भी एक आसान फार्मूला आता है। वह होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। x1 का मान यहाँ पे 2 दिया गया है तो आपको 2 लिखना होगा, x2 का मान 0 है 0 लिखिएगा, x3 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा, बटा 3 कर दीजिए। 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 में 3 से भाग कीजिएगा तो 2 मरतबे कटेगा। तो पहला आंसर हमारा तो 2 आ चुका है। उसके बाद में हम इसी प्रकार से y बराबर y1 प्लस y2 तो प्लस y3/3 ज्ञात करेंगे। y1 का मान 4 है 4 लिखेंगे, y2 का मान 6 है 6 लिखेंगे, y3 का मान यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे, बटा 3 कर देंगे। देखिए 6 4 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग लगाइएगा तो 3 मरतबे। तो पहला आंसर 2 आया था, दूसरा वाला आंसर 3 आ गया है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु में केंद्र का निर्देशांक 2,3 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि बिंदु ए में दिया गया है 1,2, 0, यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन मिसयूज है, बढ़िया से टाइपिंग न करने के कारण इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।
अगला सवाल 25 नंबर कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन किसका है। याद रखिएगा कि दो समान कोणिक में त्रिभुजों की क्षेत्रफल का उनको संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है, जो थेल्स प्रमेय से विख्यात है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 25 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिए हैं, जो कि आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन माई टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुख्य अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।